हेलो स्टूडेंट्स, एक लेवल बैच सीरीज के अंदर आपका स्वागत है। चैप्टर नंबर फर्स्ट हमने शुरू किया था जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स। उसमें पार्ट 1 देख लिया, 2 देख लिया, अब ये थर्ड है। आपको पता है हर एक पार्ट के अंदर हम 10 क्वेश्चंस ले रहे हैं, 10 एमसीक्यूज, और उसमें अच्छे से थ्योरी देख रहे हैं, हर एक ऑप्शन को अच्छे से हम संभाल रहे हैं, समझ रहे हैं कि एक नया व्यू कॉन्सेप्ट समझ में आए ताकि एग्जाम के अंदर गड़बड़ ना हो। तो एक लेक्चर में हम 10 क्वेश्चन लेते हैं लेकिन 40 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराते हैं। ठीक है, तो पहले 20 क्वेश्चन हो गया, अब आगे 21 से लेकर अभी आगे के क्वेश्चन हम इसमें लेंगे वाले हैं। ये चैप्टर फर्स्ट है बेटा। चैप्टर फर्स्ट पे हम लगभग 50 क्वेश्चन लेने वाले हैं और 50 इंटू 4 करोगे तो लगभग 200 क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपकी चैप्टर फर्स्ट से होगी, ये मैं गारंटी देता हूं। दूसरी चीज, जो भी हम सारे क्वेश्चन ले रहे हैं ये सीईटी में आए हुए सवाल है 2025 के, है ना। अगर आप ये अच्छे से करते हो, बुक रीडिंग अच्छे से करते हो, तो आपका 100% रिजल्ट आएगा सीईटी में। अगर आप और थोड़ा अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हो तो फिर 2026 के भी आप जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। जो आगे आने वाले समय में हम क्रैश कोर्स निकालेंगे 2026 के क्वेश्चन की प्रैक्टिस, वहां से कर लेना। क्योंकि सीईटी एग्जाम ना, आपको पता है पीवाईक्यू क्वेश्चंस बार बार जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि सिलेबस तो लिमिटेड है, और वही पीवाईक्यू अगर आपने कंसेप्ट के साथ समझ लिए तो उसी से ही रिलेटेड क्वेश्चंस आपको आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। अब जैसे ये 2025 का सवाल देखो, चैप्टर फर्स्ट पे 21 नंबर का, हम पूरे के पूरे याद रखना हमेशा, पूरे के पूरे जो शिफ्ट है, ऑल शिफ्ट, सारे के सारे जो शिफ्ट है उसके क्वेश्चन ले रहे हैं, पूरे के पूरे शिफ्ट के, है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं? 2025 के इसमें जो भी सारे शिफ्ट थे उसमें आए हुए सवाल है। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, कोकोनट वाटर इज ब्लैंक स्पेस, वो क्या है? वो पेरिस्टेंट न्यूसेलस है, लिक्विड मेसोकार्प है, या वो फिर सेल सैप है, या फिर वो लिक्विड एंडोस्पर्म है ना। अब देखो क्वेश्चन क्या होता है, लग रहा है थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है, यही सीईटी में आए हुए सवाल है। आपको ऐसे मतलब ऐसे होता है ना, स्ट्रांग वाले क्वेश्चन ले रहे, इजी वाले नहीं बेटा, वो तो आप चुटकियों में सॉल्व कर दोगे। जहां से सवाल जो आते हैं वही ले रहे। सबसे पहले देखो क्या बोला है आपको, बोला है कोकोनट वाटर क्या है, ये क्या है, ये चारों में से क्या है। अब चारों को पहले समझते कि ये चार है क्या। जैसे पेरिस्टेंट याद रखना, पेरिस्टेंट न्यूसेलस, न्यूसेलस नाम कहां पे सुना है आपने? ओव्यूल के अंदर सुना है सर, ओव्यूल। हमेशा याद रखना कि जो ये ओव्यूल होता है उसमें न्यूसेलस होता है। क्या होता है? न्यूसेलस। अब ये कैसा सर, मैं अभी थोड़ा सा आपको समझाता हूं। जैसे ये एम्ब्रियो सैक होता है बीच में, उसके बाजू में ना ये वाला जो मैं डैश डैश करके दिखा रहा हूं ये होता है न्यूसेलस। फिर इनर इंटीग्यूमेंट, आउटर इंटीग्यूमेंट, इनर इंटीग्यूमेंट इधर से भी आउटर, और फिर इस साइड से आपको पता है ये ओव्यूल का जो है डायग्राम आपने बुक में दिखा होगा। तो यहां पर जो डैश डैश करके दिखा रहा हूं मैं, है ना, ये पूरा ओव्यूल का पार्ट है, पूरा का पूरा ओव्यूल है, बट उसमें जो डैश डैश करके दिखा रहा हूं ये वाला पार्ट, ये बेटा है न्यूसेलस। ठीक है, यस। और न्यूसेलस क्या है? न्यूसेलस, है ना। और न्यूसेलस हम किसे कहते हैं? ये न्यूसेलस है बराबर से, लेकिन परसिस्टेंट यानी क्या? यानी जो आफ्टर फर्टिलाइजेशन फॉर्म हुआ है, फर्टिलाइजेशन के बाद जो न्यूसेलस फॉर्म हुआ है वो होता है परसिस्टेंट न्यूसेलस, यानी जो सीड में न्यूसेलस होता है, बराबर कि नहीं। ये ओव्यूल, ये फर्टिलाइजेशन की पहली वाली अवस्था है। फर्टिलाइजेशन जब हो जाएगा यानी एम्ब्रियो के अंदर जो आपको न्यूसेलस देखने को मिलेगा उसे हम क्या बोलेंगे? परसिस्टेंट न्यूसेलस। ठीक है, यस सर। सो न्यूसेलस या इथं तुम्हाला लक्षात घ्यायचंय बेटा, परसिस्टेंट म्हणजे काय? सो फॉर्म आफ्टर फर्टिलायझेशन, फर्टिलायझेशनच्या नंतर जे फॉर्म होतं त्या न्यूसेलसला आपण परसिस्टेंट न्यूसेलस असं म्हणत असतो। ठीक है, चलो। लिक्विड मेसोकार्प, देखो मेसोकार्प याद रखना ये फ्रूट की लेयर होती है बेटा, फ्रूट की लेयर होती है जो मिडल वाली है ना। सो याद रखना इपिकार्प, देखो 3 लेयर होती है। सो यहां पर आप समझते हैं, मैं अभी नाम भी देने वाला हूं। देखो पहला होता है इपिकार्प यानी बाहर की लेयर, हाँ इपिकार्प। उसके बाद होती है बेटा ये मेसोकार्प यानी ये मिडल की लेयर होती है, और ये होती बेटा एंडोकार्प। समझ में आ गया? हाँ सर। ये हो गया CARP, है ना, ये CARP। अब अच्छे से समझना, मैं एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करूंगा लेकिन 4 क्वेश्चन सिखा के दूंगा एक क्वेश्चन में। समझ में आया? देखो मेसोकार्प, इपिकार्प, एंडोकार्प, अंदर की, मिडल की, बाहर की। ये ओव्यूल परसिस्टेंट, ये ओव्यूल का न्यूसेलस पार्ट, ये टिश्यू होता है न्यूसेलस, प्रोटेक्टिव टिश्यू होता है।
ठीक है, तो यहां से कहां से भी सवाल आ सकता है आपको, मतलब देखो थ्योरी समझो। उसके बाद बेटा सेल कार्प, व्हाट इज सेल कार्प? सेल कार्प क्या बताए? ये होता है लिक्विड प्रेजेंट इनसाइड द वैक्यूल। ठीक है, वैक्यूल के इनसाइड में हमेशा याद रखना कि लिक्विड प्रेजेंट इनसाइड प्लांट वैक्यूल। सो प्लांट के अंदर एक वैक्यूल्स नाम का पार्ट होता है, जो आपने समझा होगा, देखा होगा, सीखा होगा इसके पहले वाले आपके क्लास के अंदर, यानी 10th में 11th में, है ना। वो वैक्यूल, उसमें जो लिक्विड होता है वो सेल सैप होता है। अब बचा क्या बेटा? बचा लिक्विड एंडोस्पर्म। अब एंडोस्पर्म यानी क्या? ये न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है, बराबर है, और वो लिक्विड होता है, याद रखना। सो कोकोनट वाटर जो है ये एक लिक्विड टाइप में एंडोस्पर्म है। एंडोस्पर्म यानी क्या? ये न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है। पता है आपको कि ये जो है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, किसको? एम्ब्रियो को, है ना। सो न्यूट्रिटिव होता है या न्यूट्रिशन देता है ये, और ये लिक्विड फॉर्म में होता है। आप बहुत ज्यादा समय होने के बाद फिर ये सॉलिड हो जाता है, लिक्विड पूरा गायब हो जाएगा, तो वो एब्जॉर्ब किया जाएगा, राइट, पता है ना, अंदर के अंदर। सो वो आपको याद रखना है। चलो, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका जो आंसर होगा वो होगा डी। सो क्वेश्चन नंबर 21 का डी। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 22 है, फ्लावर शोविंग एंटेमोफिली। जिसमें एंटेमोफिली होती है वो कैसा होता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, जैसे जो डांसर है उसका अलग पहना होगा, अलग कपड़े वगैरह। जो टीचर है वो अलग तरीके से कपड़े पहनता है। जो रैपर है, रैपर यो हनी सिंह, ओके, रैपर, वो अलग कपड़े पहनता है। सिमिलरली वैसा ही ऐसा फूल जिसमें एंटेमोफिली होता है। एंटेमोफिली यानी क्या? पॉलिनेशन जब हो इंसेक्ट से, ठीक है, हाँ। सो एंटेमोफिली हम क्या किसे बोलेंगे? व्हेन पॉलिनेशन इज टेक्स प्लेस बाय इंसेक्ट। पॉलिनेशन यानी कि पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होना, है ना, एंथर से स्टिग्मा तक। इंसेक्ट बोलेंगे बेटा, क्या बोलेंगे? इंसेक्ट। सो यहां पर मैं नाम लिख देता हूं इंसेक्ट। जब इंसेक्ट से पोलिनेशन होता है वो होता है एंटेमोफिली, नाम में है इंसेक्ट एंटेमो। हाँ, अब ये कैसा होगा वो फूल? सीधी बात है, ये फूल चाहता है पोलिनेशन हो। क्यों चाहता है? क्योंकि इस फ्लावर को, यानी ये एक फ्लावर किसका है बेटा? ये प्लांट का फ्लावर है, और इस प्लांट को नेक्स्ट जनरेशन बनानी है। क्या बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट जनरेशन बनानी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने, आपका कॉलेज ये सब स्कूल होने के बाद पानीपुरी की दुकान लगा दी, क्योंकि आप अच्छे से पढ़ नहीं रहे हो, तो पानीपुरी का दुकान ही लगाना है आपको आगे चल के। तो आप क्या करोगे? आपका कस्टमर क्या चाहता है वो दोगे ना। हाँ, उसी प्रकार से ये फूल चाहता है मेरी नेक्स्ट जनरेशन आगे बढ़े, और नेक्स्ट जनरेशन आगे बढ़ेगी जब बेटा पोलिनेशन होगा, और पोलिनेशन हो रहा है हमारा इंसेक्ट से, तो मुझे इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए वैसे कैरेक्टर्स को डेवलप करना पड़ेगा। तो फिर कैसे कैरेक्टर होंगे? वैसे फूल में जिनमें इंसेक्ट से पोलिनेशन होता है। तो याद रखना ये ऑप्शंस है। तो वो कलरलेस तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इंसेक्ट देखेंगे ना, कलर को आएंगे, तो कलरलेस तो नहीं होगा, ऑप्शन एक कट। लार्ज कलरलेस इधर भी है, कलरलेस तो वो कलरफुल होगा बेटा। स्मॉल विथ लार्ज नंबर ऑफ ड्राई पोलन ग्रेन। ड्राई पोलन ग्रेन सिर्फ हवा से होने वाले मेस होते हैं, हमेशा रखना, है ना। यस सर, ये विदाउट है ना, याद रखना, ये याद रखना, हवा से होने वाला। वाइंड से जब पोलिनेशन होता है उसमें ये फीचर होता है उस फ्लावर में। ये लास्ट वाला देखो, लार्ज, हाँ, बड़ा होना चाहिए, इंसेक्ट को दिखेगा। कलरफुल, फ्रैग्रेंट, यस, और विथ नेक्टर, उसमें मध भी होगा। तो ये सारी चीजें होगी तभी तो इंसेक्ट अट्रैक्ट होगा। और हमेशा याद रखना, इंसेक्ट में मैक्सिमम जो है वो हनी बीज से इंसेक्ट होता है। मैक्सिमम जो परसेंटेज वो हनी बीज का है जो करवाती है पॉलिनेशन। ठीक है, हाँ सर। तो याद रखना, जिस फ्लावर में इंसेक्ट से पोलिनेशन हो, वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए वैसे कैरेक्टर्स खुद में डेवलप करेगा। उसमें इंसेक्ट का भी फायदा है, और उसमें जो प्लांट है उसका भी फायदा है, दोनों का फायदा होता है ना। इसलिए याद रखना, कोई किसी के काम में नहीं आता, खुद का कोई ना कोई फायदा होता ही है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 23। इन एंजियोस्पर्मिक ओव्यूल, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग आर न्यूट्रिटिव इन फंक्शन। एंजियोस्पर्मिक ओव्यूल के अंदर कौन न्यूट्रिटिव होता है? यह सवाल आपको पूछा गया है। पहला माइक्रोपाइल, है ना, या फ्यूनिकल, दो है जोड़ी आपको याद रखनी है, न्यूसेलस एंडोस्पर्म, इंटीग्यूमेंट, है ना, रैफी एंड चलाजा हीलम। अब देखो इसमें क्या क्या पार्ट है, सारे के सारे पार्ट समझेंगे। सबसे पहले आप यहां पे देख रहे हो माइक्रोपाइल। सो माइक्रोपाइल क्या है सर? तो ओव्यूल का अगर मैं डायग्राम निकालूं तो आपको समझ में आएगा, मैं बताता हूं क्या होता है। देखो ये होता है ओव्यूल, सबसे पहले नीचे ये बीच में होता है क्या? एम्ब्रायो सैक, ठीक है।
यस सर। सो ये एम्ब्रायोसैक है, उसके बाजू में ये न्यूसेलस नाम का टिश्यू है, ये इनर इंटीग्यूमेंट आउटर इंटीग्यूमेंट, इनर इंटीग्यूमेंट आउटर इंटीग्यूमेंट, जोड़ दो इसको इस तरीके से, है ना। हाँ सर। अब देखो सबसे पहले ये माइक्रोपाइल यानी ये नीचे की डायरेक्शन वाला, ये खत्म है, माइक्रोपाइल समझ में आ गया। फ्यूनिकल ये डंडी जो ओव्यूल को और प्लेसेंटा को जोड़ती है, ठीक है। यस सर। नाम दूं क्या मैं इसको एक बार, चलो नाम दे देता हूं, ये हो जाएगा बेटा प्लेसेंटा, ठीक है। ये हो जाएगा माइक्रोपाइल, ये हो जाएगा ओव्यूल, हाँ ओव्यूल मेन बॉडी, ये हो जाएगा दंडी जोड़ने वाला फ्यूनिकल, ये ऊपर की साइड हो जाएगी चलाजल साइड, चलाजल साइड, ठीक है। ये दोनों के दोनों हो जाएंगे बेटा इंटेग्यूमेंट, क्या हो जाएंगे इंटेग्यूमेंट। डन। अब क्या बचा है इसमें, माइक्रोपाइल हो गया, फ्यूनिकल, न्यूसेलस, हाँ न्यूसेलस, ये प्रोटेक्टिव जो टिश्यू होता है ये न्यूसेलस होता है, जो एम्ब्रियोसाइक के अराउंड में होता है, ठीक है। इंटीग्यूमेंट हो गया, रेफी, चला जा ऊपर की, हिलम क्या है, हिलम, हिलम मतलब ऐसी जगह होती है, ये हो गया ओव्यूल, ये हो गया फ्यूनिकल, ये फ्यूनिकल ओव्यूल के जिस जगह पे अटैच होता है, जिस जगह पे, उसको बेटा हिलम कहते हैं, ठीक है। ये हिलम है, एक्स्ट्रा चीज याद रखनी है। अब एक ही बात इसमें बचा है, रेफी, रेफी क्या है, रेफी, रेफी याद रखना कि जब यहां पर ये जो फ्यूनिकल है ये ओव्यूल से जुड़ रहा होता है, तो वहां पर एक ऐसा जो है खड़ा मुझे सामने, मतलब ऐसा बड़ा हुआ है ना, ग्रोथ टाइप स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, उसे रेफी कहते हैं, ठीक है। यस सर, रेफी, क्या बोल रहा हूं मैं, रेफी। डन जी सर। अब मुझे बताइए न्यूट्रिटिव कौन सा है, एंडोस्पर्म तो है, 100% एंडोस्पर्म है, तो एंडोस्पर्म तो है, और न्यूसेलस है, दोनों के दोनों न्यूट्रिटिव होते हैं। ये आपका हो गया न्यूसेलस, और एंडोस्पर्म यहां पर याद रखना वो बाद में बनता है, डबल फर्टिलाइजेशन के बाद में बनता है, तो ये जो है बी आपका आंसर यहां पे करेक्ट होने वाला है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 24 ऑन योर स्क्रीन, कॉलम को मैच करना है, ये कॉलम बेस्ड क्वेश्चन 2025 में पूछा गया था इस चैप्टर से। जैसे कि 4 लेयर आपको देखने को मिल रही है, इपिडर्मिस, एंडोथेशियम, मिडल लेयर एंड टैपेटम, ठीक है, और उसके बारे में एक एक पॉइंट दिया गया है। अब ये 4 लेयर किसकी है वो भी थोड़ा समझना पड़ेगा, तो इसके लिए हम एक नया पेज ऐड करते हैं, मैं आपको सिखाता हूं कि क्या होता है। देखो सबसे पहले ये फ्लावर का स्ट्रक्चर आपको समझना है, पहले तो ये फ्लावर का स्ट्रक्चर, ठीक है, ये यहां से होंगे क्या, हाँ एंथर और फिलामेंट, ठीक है, ये फ्लावर का स्ट्रक्चर है। इसमें बेटा ये एंथर है, ये एंथर, और वही एंथर के 4 लेयर होती है। ये एंथर को थोड़ा जूम करेंगे तो बेटा इस तरीके से आपको समझना है, ओके 1 2 3 4, है ना। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, इसको थोड़ा सा और बड़ा करते हैं, ठीक है। सर थोड़ा सा डायग्राम जमा नहीं सर, आप बोल, अभी भी नहीं जमा, अब बोलो फिर, अब जम गया जी सर। अब देखो, अब सिंपल में या एंथर में अगर मैं बात करूं, यहां पर ये 2 लोब होते हैं ना, हाँ अच्छे से याद रखना। सो ये बायलोब है, ये बायलोब है, बायलोब क्यों, इसमें 2 लोब होते हैं, ठीक है। उसके बाद यहां पर 4 स्पोर होते हैं, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, तो इसलिए इसको टेट्रास्पोरेंजिएट बोलते हैं, टेट्रास्पोरेंजिएट, ठीक है, टेट्रास्पोरेंजिएट जी सर। आगे आगे ये बायलोब होता है तो 2 थेकस है, ये एक मोनोथेकस, ये एक मोनोथेकस, सो बायलोब है यानी कि वो डायथेकस है, इसको डायथेकस कहते हैं, है ना। थेकस, थेकस यानी क्या, लोब, है ना, 2 लोब है इसलिए डायथेकस। ये मोनोथेकस और ये मोनोथेकस, मोनो मोनो मतलब एक, और मोनो को कंबाइन करो तो डायथेकस बन जाएगा। आपको अगर सवाल आया डायथेकस में कितने पोलन पोलन सैक होते हैं, तो 4 डायथेकस में, हाँ डायथेकस में पोलन सैक 4 होंगे, दोनों लोब के अंदर पोलन सैक 4 होंगे, और मोनोथेकस के अंदर पूछा गया तो मोनोथेकस के अंदर 2 ही होंगे, डायथेकस में 4, मोनोथेकस में 2। अब सर ठीक है, अब आपको समझना है सबसे इंपॉर्टेंट जो जहां से सवाल है, 4 लेयर है ना, एक सपोज कर लो ब्लू वाली, एक पिंक वाली, एक ग्रीन वाली और एक व्हाइट वाली, ऐसे 4 लेयर है, ऐसे बेटा 4 लेयर होती है ना सभी जगह पे। तो आपको यहां पे याद रखना है जो बाहर वाली है वो इपिडर्मिस है, इपिडर्मिस। उसके बाद ये जो ब्लू दूसरी वाली होती है इपिडर्मिस, वो होती है एंडोथेशियम, एंडोथेशियम। उसके बाद जो ग्रीन वाली होती है वो होती है मिडल लेयर,
और उसके बाद जो सफेद वाली होती है वो होती है टैपेटम। तो अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो तो आपको समझ में आएगा कि ये आउटर वाली लेयर है, ठीक है, ये आउटर साइड है, ये आउटर साइड है, और ये बेटा इनर साइड है, अंदर की साइड, ठीक है। मतलब अगर आपको बाहर से अंदर सीक्वेंस पूछा गया तो आप बोलोगे एपिडर्मिस, एंडोथेलियम, मिडल लेयर, टैपेटम। अगर आपको अंदर से बाहर का सीक्वेंस पूछा गया, टैपेटम, मिडल लेयर, एंडोथेलियम, एपिडर्मिस, ठीक है। ये 4 लेयर है। अब चारों लेयर के बारे में एक एक पॉइंट आपको समझना पड़ेगा, ठीक है, जहां से सवाल आता है बेटा, ठीक है। एक तो आपको सीक्वेंस पूछा जा सकता है, या फिर इनके अंदर की एक खास खास विशेषता है वो पूछी जा सकती है। सर विशेषताएं क्या है? ये देखो, बाहर की एपिडर्मिस, जो चीज बाहर की होती है वो हमेशा याद रखना प्रोटेक्टिव होती है, मतलब वो प्रोटेक्ट करेगी, संरक्षण करेगी, ठीक है, प्रोटेक्टिव। जो एंडोथेलियम होती है ये फिब्रस थिकनिंग शो करती है, फिब्रस थिकनिंग क्या शो करती है बेटा? ये फिब्रस थिकनिंग। जो मिडल लेयर होती है ये 2 से 3 लेयर से बनी होती है, लेयर्ड, 2 to 3 लेयर्ड। जो टैपेटम होती है वो न्यूट्रिटिव होती है, ठीक है। यस सर, क्या समझ में आ गया आपको? हाँ सर, चारों के बारे में, प्रोटेक्टिव, फिब्रस थिकनिंग, 2 to 3 लेयर्ड एंड न्यूट्रिटिव, ठीक है। चलो, अब आप बोलोगे सर ये न्यूट्रिटिव है तो ये किसको न्यूट्रिशन देती है? सर किसको? देख लो, देख लो, ये इसके अंदर ना पोलन ग्रेन डेवलप हो रहे होते हैं, पोलन ग्रेन। और जब एंथर पूरी तरीके से मैच्योर हो जाता है तो बाहर की चारों लेयर टूट जाती है और पोलन ग्रेन अंदर से बाहर रिलीज हो जाते हैं। समझ में आ रहा है? हाँ सर। चलो, अब थोड़ा सा आप देखो क्वेश्चन, क्वेश्चन आपके सामने है यहाँ पर। मैच द कॉलम फर्स्ट विद द सेकंड, है ना। एपिडर्मिस प्रोवाइड, देखो, प्रोटेक्टिव इन नेचर, यस सर। तो पहले का आ जाएगा 4, तो पहले का 4 किस में है? पहले का 4 ए में है, और पहले का 4 सी में है, तो बी तो कट गया और डी भी कट गया, ठीक है। सो ये आ जाएगा इसका 4, ठीक है। अब एंडोथेलियम देखो, हाँ, डिसइंटीग्रेटेड एंथर्स नहीं, प्रोटेक्टिव, हाँ, फिब्रस थिकनिंग, यस। सो 3, 1 2 3 आ गया, तो ये 3, ये देखो दोनों में भी 3 है। चलो, यहां तक भी कंपटीशन बना रहेगा। टैपेटम का देखते हैं, टैपेटम कैसी होती है? न्यूट्रिटिव होती है। तो डी का 4 किस में बेटा? डी का 4, डी का 4, डी का 4, टैपेटम, नहीं, डी का 4 थोड़ी आएगा सर, न्यूट्रिटिव कहाँ पे बेटा? ये डी का 2 आएगा ना, डी का 2 आएगा, डी का 2, तो डी का 2 किस में? डी का 2 इसमें ए में है, सो दैट्स व्हाई ए इज राइट आंसर। और अगर हम बात करें मिडल लेयर की, तो मिडल लेयर के अंदर याद रखना है ये डेहिसेंस हो जाती है बेटा, टूट जाती है, ठीक है। यस सर, जिस तरीके से दिल टूट जाता है उस तरीके से मिडल लेयर भी टूट जाती है, मैंने बोला आपको मैच्योर होने के बाद, बराबर कि नहीं? वो सर, ठीक। चलो, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर जो कि है क्वेश्चन नंबर 25। क्या करना है आपको? अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स, इवेंट्स यानी घटनाएं, इवेंट्स यानी घटना जो होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स के अंदर जब हो रहा होता है तब। ओके, घटना कौन सी है? इन एंजियोस्पर्म क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपको सेट करनी है, ठीक है। यस सर, जो नीचे ऑप्शन दिए गए, देखो, मतलब ऐसे तगड़े क्वेश्चन भी सीईटी में आते हैं, आपको देखने को मिलेगा, और मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, कुछ नहीं, ऐसा चुटकी में सॉल्व कर दोगे अगर आपने मेरे लेक्चर्स को देख लिया। फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, सिंगैमी, एक एक में आपको याद रखना। पहले तो क्या होगा? पहले आप देखो हम काट किसको सकते हैं, पहले तो वो देखना पड़ेगा आपको कि हम काट किसको सकेंगे, है ना। देखो, सबसे पहले एम्ब्रियो फॉर्म होता है क्या? सबसे पहले फर्टिलाइजेशन बाद में एम्ब्रियो फॉर्म होगा, तो ये ऑप्शन ए ही गलत हो गया, ठीक है। क्योंकि मैं क्या बोल रहा हूं, सीधी बात है, मुझे आप बताओ एम्ब्रियो पहले बनेगा कि फर्टिलाइजेशन पहले होगा? सिंगेमी यानी फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। दूसरे इसमें, हाँ, इसमें सिंगेमी है, इसमें ट्रिपल फ्यूजन और बाद में सिंगेमी दिया गया, तो ये भी कट, सीधी बात है। इसमें सिंगेमी, हाँ, फर्टिलाइजेशन से शुरू होगी चीजें, ठीक है सर। उसके बाद जब याद रखना है आपको, हाँ, अब देखो क्या बनेगा। अब बी और डी में ही कंपटीशन है, इतने बड़ा बड़ा दिखता है लेकिन उतना अवगढ़ है नहीं, उतना हार्ड नहीं है, अवगढ़ काहीच नाही बाबा, तू फक्त अभ्यास कर, सौरव सरचे लेक्चर फॉलो कर, बस सिंपल गोष्ट है। सिंगेमी यानी फर्टिलाइजेशन सबसे पहले होगा, ठीक है, ये सही है, ये भी तो सही है अब तक, ठीक है। बाद में ट्रिपल फ्यूजन एंड डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो। मुझे बताओ, जब सिंगेमी होगा 2 बार फर्टिलाइजेशन होगा, सिंगेमी यानी फर्टिलाइजेशन, सिंगेमी को ही फर्टिलाइजेशन कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन। तो 2 चीजें क्या बनती है? एम्ब्रियो बनता है और एंडोस्पर्म बनता है। देखो इधर में, इसमें दिया गया है कि ट्रिपल फ्यूजन जब होगा तब उसमें एंडोस्पर्म बनेगा, बराबर है। और जब सिंगेमी दूसरा होगा तो एम्ब्रियो भी बनेगा। देखो एम्ब्रियो भी बन गया
और एंडोस्पर्म भी बन गया, और बाद में फिर डेवलपमेंट ऑफ सीड होगी। दैट्स वाई यहां पर बी ही राइट है, यहां पर डी राइट नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें एम्ब्रियो बनाया, बाद में बोला कि ट्रिपल फ्यूजन होगा, है ना। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, ट्रिपल फ्यूजन, डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। तो अच्छे से आपको समझना है कि पहले एम्ब्रियो बनेगा, ठीक है, ट्रिपल फ्यूजन, डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, ट्रिपल फ्यूजन। तो पहले याद रखना है आपको, एंडोस्पर्म भी बनेगा और एम्ब्रियो भी बनेगा, है ना। डेवलपमेंट ऑफ सीड भी बोला है नीचे, और यहां पर डेवलपमेंट ऑफ सीड, सीड मतलब एम्ब्रियो का, ठीक है, एम्ब्रियो का ये बाद में सीड होगा। सो दैट्स व्हाई ऑप्शन बी राइट है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 26, अगेन बड़ा बड़ा सवाल सर। ये स्टेटमेंट है, दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, पहला स्टेटमेंट क्या कहता है और दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है समझो, उसके बाद ऑप्शन को देखो। पहला स्टेटमेंट, वेरी थीन एरियाज और ऑन एक्साइन, उसको जर्म पोर्स कहते हैं, थीन एरियाज को, बराबर है, हमने पढ़ा था ऑलरेडी, है ना। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? बिल्कुल सर पढ़ा था। दूसरा देखो, दूसरा है स्टेटमेंट 2, स्मूथ और स्कल्पचर्ड पैटर्न ऑफ द एक्साइन कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ स्पीसीज। बताइए, देखो किसका? एक्साइन का। एक्साइन के अंदर जो स्मूथ पैटर्न होता है या स्कल्पचर्स, है ना। स्कल्पचर, स्कल्पचर मतलब क्या? जैसे रेखीव काम किया हुआ, जैसे ताजमहल एकदम स्कल्पचर्ड है, ठीक है, उसी तरीके से यहां पर आपको वही समझना है, ये किस तरीके से आप समझ सकते हो स्कल्पचर क्या है, बराबर। और जो थीन एरियाज होते हैं एक्साइन शो करती है, उसे जर्म पोर्स कहते हैं। एक्साइन क्या है? देखो एक्साइन यहां पर पोलन ग्रेन जो होता है उसके बाहर की लेयर है बेटा, ये होती है एक्साइन, है ना। ये किसकी होती है? पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन या फिर माइक्रोस्पोर, दोनों भी एक ही है, माइक्रोस्पोर, ठीक है। चलो अगला देखो, यहां पर सॉरी, इसका आंसर क्या होगा? इसका दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट होंगे, बोथ, दोनों का दोनों करेक्ट है कि जो आपका एक्साइन होता है और वहां पर सम जगह पे एक्साइन की थिकनेस कम होती है, जहां पे उसको जर्म पोर्स हम बोलते हैं, वो शो करती है, और वो एकदम स्मूथ और स्कल्पचर्ड पैटर्न शो करती है एंजियोस्पर्म्स के अंदर। चलो अगला क्वेश्चन है आपके सामने 27 नंबर का, मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग। आइडेंटिकल मतलब सेम, इंडिविजुअल मतलब कि ऑर्गेनिज्म पकड़ लो कोई, जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बनता है, असेक्सुअल जिसमें गैमेट इन्वॉल्व नहीं होते, असेक्सुअल में इसमें जो फॉर्म होते हैं उनको क्या बोलते हैं? मॉर्फोलॉजिकली मतलब हमेशा याद रखना बाहर से, बाहर से, ठीक है, यस सर। और ये जेनेटिकली मतलब कि जेनेटिक मटेरियल उसका जीन, है ना। तो गाना वो सुना होगा आपने, अंदर से कोई बाहर ना जा सके, वैसा ही है ये, अंदर और बाहर दोनों तरफ से जब सेम होता है, अंदर से और बाहर, वो होता है बेटा क्लोन, हमेशा याद रखना क्लोन। जैसे जैसे आपके यहां पर याद रखना, मोबाइल के अंदर एक ऑप्शन होता है क्लोन करने का, व्हाट्सएप दो बना सकते हो, एक घर के लिए और एक बताने की जरूरत नहीं है, एक छुपा के रखना है और एक दिखाना है, मतलब हाथी के दांत दिखाने के और छुपाने के और, वैसे ही आपका है। सो व्हाट्सएप जब आप क्लोन करते हो तो दो व्हाट्सएप बन जाते हैं। किसी भी एप्लीकेशन को आप क्लोन करते हो तो बाहर से भी सेम और अंदर से भी सेम, मतलब वो फंक्शन भी सेम करता है और बाहर से दिखने में भी सेम दिखता है, वही तो है क्लोन, जिसमें कोई बदल नहीं होता, बाहर से अंदर से सेम सेम सेम, मतलब एग्जैक्ट जेरोक्स कॉपी बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, है ना। तो हमेशा याद रखना, अब इसमें दो चीजें देखो, अब कंफ्यूज नहीं होना है, हमेशा याद रखना दो चीजें, एक होता है क्लोन्स और दूसरा होता है बेटा ट्विन्स, ट्विन्स, हाँ यस। तो ट्विन्सला आपण काय म्हणतो? जुळे, है ना, जेव्हा दोन मुली जुळ्या असतात किंवा दोन मुलं जुळे असतात, ते लक्षात घ्या। सो आप जब देखोगे बेटा इसमें कि क्लोन्स जो होते हैं वो बाहर से यानी मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली, मतलब उनके अंदर जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है ना, जीन्स वगैरह सब सेम होते हैं, वो क्लोन्स होते हैं। और ट्विन्स की मैं बात करूं तो वो बेटा होते हैं मॉर्फोलॉजिकली सेम, बाहर से दिखने में सेम, बट अगर मैं बात करूं जेनेटिकली, तो जेनेटिकली हमेशा याद रखना है आपको कि वो अलग अलग होते हैं, क्योंकि उनका फिंगरप्रिंट एक मैच होता है एक दूसरे को नहीं सर, मतलब जीन्स अलग अलग है, बाहर से वो सेम है बट अंदर से नहीं, तो उनको बोलते हैं बेटा ट्विन्स। ट्विन्स जो बाहर से सेम होते हैं अंदर से नहीं, जो बाहर से भी सेम अंदर से भी सेम, वो होते हैं क्लोन्स। और एक चीज बता देता हूं कि ये जो क्लोन्स है वो सिर्फ और सिर्फ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही बन सकते हैं।
असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ही बनेंगे, तो ये चीज थोड़ी सी हाईलाइट कर दो। और ये जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बनेंगे। क्या बात समझ में आ रही है? जी सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, प्रोडक्ट ऑफ जनरेटिव सेल फर्टिलाइजेशन ड्यूरिंग डबल फर्टिलाइजेशन इज। हाँ चलो अभी बताता हूं मैं आपको कि जनरेटिव सेल जो होती है ना, ड्यूरिंग डबल फर्टिलाइजेशन जनरेटिव सेल से क्या बनता है, ये आपका सवाल यहां पे आपको देखने को मिलेगा। जाइगोट बनता है, पीईएन बनता है, पेरिस्पर्म बनता है, या एम्ब्रायो सैक बनता है। जनरेटिव सेल, ठीक है, फर्टिलाइजेशन ड्यूरिंग द डबल फर्टिलाइजेशन। अब देखो याद रखना, जनरेटिव सेल क्या है सर, क्या है जनरेटिव सेल? देखो मैं आपको बोल रहा हूं, जब आपका ये होता है पोलन ग्रेन, ठीक है, कंसेप्ट समझाता हूं। पोलन ग्रेन जब ये स्टिग्मा पे जाता है मैच्योर होने के बाद, तब वो वहां पे जाने के बाद उसमें उसके पहले उसमें एक मियोसिस 1 हो रहा होता है, पहले से ही उसमें एक मियोसिस 1 हो जाता है ना। उसमें वो माइक्रोस्पोर मदर सेल होता है, जिससे कि फिर वो बाद में पोलन ग्रेन बन जाता है, ठीक है। तो ऑलरेडी पहला 1 मियोसिस उसमें हो गया। फिर बाद में जब 2 माइटोसिस होंगे, उसमें से जब पहला माइटोसिस होता है तो उसमें 2 सेल बन जाते हैं, अंदर की मैं दिखा रहा हूं, हाँ 2 सेल बन जाते हैं। एक बड़ी वाली होती है बेटा वेजिटेटिव सेल, है ना, वेजिटेटिव सेल बड़ी वाली, और जो जनरेटिव सेल होती है वो छोटी वाली, ठीक है। यस सर, ये हो गया यहाँ पे मियोसिस 1, ठीक है। अब बाद में जब मियोसिस 2 होगा, ठीक है, मियोसिस 2, और अच्छे से समझना है कि मियोसिस 2 जो होता है सिर्फ जनरेटिव सेल में होता है, सिर्फ जनरेटिव सेल में। तो मियोसिस 2 होने के बाद जनरेटिव जो सेल होंगी, वो आपको पता है आगे चल के जो है वो 2 जो है वो सेल बनने वाले हैं, मतलब दो चीजें बनेंगी, ठीक है। और ये दोनों ही आपके क्या हो जाएंगे, मेल गैमेट। ये 2 क्या हो जाएंगे, मेल गैमेट, और ये होंगे हेप्लॉइड, हाफ इन स्ट्रक्चर, क्योंकि मियोसिस 2 होने के बाद हाफ हो जाएंगे। क्या बात समझ में आ रही है? नंबर जी। अब ये मेल गैमेट है जनरेटिव सेल में, आपको बोला है जनरेटिव सेल फर्टिलाइजेशन के बाद ड्यूरिंग द डबल फर्टिलाइजेशन क्या बनाते हैं, तो दोनों चीजें वो बना देंगे। एक तो वो एम्ब्रियोसाइक नहीं बनाते, जाइगोट बना देंगे, और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ठीक है। बट प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस ना होते हुए अगर एंडोस्पर्म होता तो वो करेक्ट होता, इसलिए जाइगोट यहां पर हम करेक्ट आंसर बोल सकते हैं, मोस्ट करेक्ट। पीईएन जो है ये फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, पीईएन से एंडोस्पर्म बनता है, तो यहां पर अगर एंडोस्पर्म होता तो एंडोस्पर्म और जाइगोट दोनों भी आंसर होती, क्योंकि डबल फर्टिलाइजेशन में दोनों चीजें बनती है। बट पीईएन उतना डेवलप्ड नहीं है, बट एंडोस्पर्म एक फाइनल, सॉरी एक जाइगोट एक फाइनल ऑप्शन दिया गया अपने पास, जो बन गया है ऑलरेडी, सो जाइगोट आपका करेक्ट आंसर होगा। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 29 ऑन योर स्क्रीन। क्या चूज करना है बेटा? स्टेटमेंट। यहां पर देखो आपको करेक्ट स्टेटमेंट चूज करने हैं, ठीक है, विद रिगार्डिंग टू अबव इवेंट्स के हिसाब से, कि क्या होता है, क्या होता है। जैसे पहला, फॉर्मेशन ऑफ डिसिमिलर गैमेट बनते हैं। मियोटिक डिवीजन इन द जाइगोट के अंदर मियोटिक डिवीजन होता है। फॉर्मेशन ऑफ हेप्लॉइड एम्ब्रायो आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद हेप्लॉइड एम्ब्रायो बनता है। फ्यूजन ऑफ 1 मेल गैमेट विद द सेकेंडरी न्यूक्लियस, जिससे कि पीएन बनता है, बराबर है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। फ्यूजन ऑफ 1 मेल गैमेट, जो दूसरा मेल गैमेट होता है, विद द एग के साथ फ्यूज होता है ये सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ, जिससे कि जाइगोट बनता है, बराबर है। ये ट्रिप्लॉइड होती है, 3 सेट ऑफ क्रोमोसोम, क्योंकि ये सेकेंडरी न्यूक्लियस डिप्लॉइड और ये 1 मेल गैमेट हेप्लॉइड, सो एन और 2n 3n बन गए। यहाँ पर n मेल गैमेट और ये भी n, इसलिए जो जाइगोट बनता है वो डिप्लॉइड होता है, यानी 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम वहां पे देखने को मिलेगा, बराबर। हाँ तो क्लियर है सर, यहां तक दोनों। देखो आपको करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढने हैं, तो कुछ गलत होंगे, गलत आइडेंटिफाई करो। पहला ये डी और ई सही है। डिसिमिलर गैमेट बनते हैं कि कैसे बनते हैं? बिल्कुल सर, तो आपको करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढने हैं। डिसिमिलर गैमेट बनते हैं क्योंकि मेल का अलग और फीमेल का अलग होता है, सेम नहीं होते। मियोटिक डिवीजन ऑफ द जाइगोट के अंदर मियोटिक डिवीजन नहीं होते, माइटोटिक डिवीजन होते हैं। माइटोटिक मतलब माइटोसिस होता है बेटा, मियोटिक मतलब मियोसिस नहीं होता, माइटोसिस होता है। हेप्लॉइड एम्ब्रियो बनता है क्या फर्टिलाइजेशन के बाद? फर्टिलाइजेशन के बाद डिप्लॉइड एम्ब्रियो बनता है। ये देखो ये बना फर्टिलाइजेशन के बाद डिप्लॉइड, ये 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम है ना। तो इसीलिए यहां पर बी और सी गलत हो जाएंगे, बाकी ए डी और ई सही हो जाएंगे। दैट्स व्हाई आप देखोगे यहां पे, सो ए राइट आंसर होगा, है ना। तो इजी है, बट थोड़ा समझो, डरो मत, पहाड़ देख के डरा नहीं जाता बेटा।
छन्नी और हथौड़ा लेके एक एक पत्थर को काटना पड़ता है, तब जाके पहाड़ से रास्ता बनता है, दशरथ मांझी जैसा, है ना। देखो, पोलन ग्रेन अंडरगोज फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन एंड प्रोड्यूस। पोलन ग्रेन के अंदर जब पहला माइटोटिक डिवीजन होता है ना, माइटोटिक। माइटोटिक यानी क्या, माइटोटिक। अब यहां पर माइटोटिक ना होना चाहिए, मतलब नहीं होना चाहिए इधर माइटोटिक, माइटोटिक नहीं, क्योंकि माइटोसिस अगर हुआ तो फिर ऑप्शन के अंदर आपका होना चाहिए पोलन ग्रेन, बट ये पोलन ग्रेन में हमेशा याद रखना, पोलन ग्रेन जब होता है, मतलब जब पोलन ग्रेन बन जाता है तब उसके बाद उसमें मियोसिस ही होगा, ठीक है, मियोसिस ही होगा, माइटोसिस कभी भी नहीं होगा, मियोसिस ही होगा, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। तो आपको बोला है फर्स्ट मियोसिस, चलो देखते हैं पहला मियोसिस होने के बाद क्या बना था। ऑलरेडी हमारे पास जो है हमने पढ़ाया आपको ऑलरेडी, ये देखो, ये फर्स्ट माइटोसिस, तो ये माइटोसिस गलती से हो गया, इधर माइटोसिस नहीं चाहिए बेटा, इधर मियोसिस चाहिए। क्या बना फर्स्ट मियोसिस होने के बाद, फर्स्ट मियोसिस होने के बाद सर बना एक वेजिटेटिव सेल और ये एक जनरेटिव सेल। अब इसमें बड़ी कौन सी छोटी कौन सी, वेज खाने वाले ताकतवर होते हैं, बड़े होते हैं, याद रखना है। सो वेजिटेटिव सेल कैसी होगी बेटा, बिग होगी, और ये कैसी होगी, स्मॉल होगी। कैसा ट्रिक, हाँ सर इजी ट्रिक है सर। अब देखो बताओ आंसर क्या होगा। स्मॉल वेजिटेटिव सेल, अरे वेजिटेटिव सेल बड़ी होती है, स्मॉल दिया गया, ये गलत, गलत कुछ भी। दूसरा बिग नेक वेजिटेटिव सेल, हाँ, एंड स्मॉल थिन वॉल जनरेटिव सेल। बिग नेक वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल बिग थोड़ी होती है, नहीं होती है। एंड बिग थिक वॉल, अब देखो इसमें थिक वॉल और स्मॉल थिन वॉल, ये थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, हमेशा याद रखना है। तो उसमें भी थोड़ा सा मैं आपको कंफ्यूजन क्लियर कर देता हूं आपका, कि इसकी वॉल देखा देते हैं, हमेशा याद रखना कि ये जो आपको देखने को मिलेगा ये वेजिटेटिव सेल है ना, तो वेजिटेटिव सेल की जो वॉल होती है वो थिक होती है, एकदम जाड़ी होती है, और जो जनरेटिव सेल होती है उसकी वॉल जो है हम स्मॉल दिखाएंगे। सो ये है ना, सो वेजिटेटिव सेल की बड़ी और जनरेटिव सेल की छोटी वॉल, थिन वॉल, है ना। क्या बात समझ में आ रही है, थिन वॉल होती है। तो इसी तरीके से आपको याद रखना है, इधर भी मैं लिख देता हूं स्मॉल एंड थिन वॉल। अब ये थिन वॉल क्यों है, क्योंकि इससे आगे चल के पोलन ट्यूब निकलने वाला है, ये थिन वॉल है जनरेटिव सेल की, और बिग वॉल इसका, है ना, थिक वॉल, थिक मतलब जाड़ा। सो ये थिक वॉल यहां पर हमारा होगा। चलो फिर अभी आंसर क्या होगा अपना, बिग नेक वेजिटेटिव सेल, स्मॉल थिक थिन वॉल, बराबर है, ये है बिग नेक वेजिटेटिव सेल एंड बिग थिक वॉल नहीं। सो ये आपका आ जाएगा बी बेटा, बी। सो बी मोस्ट अप्रोप्रिएटली एक्सप्लेन कर रहा है थिन वॉल, थिक वॉल एंड वेजिटेटिव एंड जनरेटिव सेल को। ठीक है, तो यहां पर हमने 30 क्वेश्चन को कंप्लीट कर दिया है, मतलब आगे के 10 क्वेश्चन ले लिए हैं। आपको पता है 10 क्वेश्चन लेता हूं, लेकिन एक क्वेश्चन में 4 की प्रैक्टिस कराता हूं, 40 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा दी है, और एक बार आपने लेक्चर देख लिया, आप उसको भूलोगे नहीं, क्योंकि ताकत है, मेहनत है, और डीएसएमएस टीम की क्वालिटी टीचिंग है। दूसरी चीज, आपको अगर यहां पर इसके नोट्स चाहिए, है ना, लेक्चर के अगर आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे, लेकिन कहां पर अवेलेबल होंगे सर। सो ये नोट्स आपको हो जाएंगे बेटा अवेलेबल ऑन महा टॉपर्स ऐप। सो महा टॉपर्स ऐप के ऊपर आपको ये अवेलेबल हो जाएंगे, बट कहां पर, इन फ्री स्टडी मटेरियल, है ना, फ्री स्टडी मटेरियल के अंदर। ठीक है, चलो तो आज के वीडियो में यहीं पे समाप्त करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेट, थैंक यू सो मच।